गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो हमारा भूगोल का जो लेक्चर जो चैप्टर सेकंड चल रहा था उसका लेक्चर लास्ट हम करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे जो प्रश्न एनसीईआरटी के जो बड़े प्रश्न आपके दिए गए हैं वो हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने छोटे प्रश्न और जो ऑप्शन के जो प्रश्न थे वो हमने कर लिए थे, और बड़े प्रश्न में जैसे एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया था, अरब खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह का अंतर जो करना था वो हमने कर लिया था। अगला जो प्रश्न है वो है, नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले स्थलाकृतियां कौन सी हैं, इनका विवरण दें। स्थलाकृतियां क्या होती हैं? स्थल के ऊपर जो भी आकृतियां, जो भी चीजें, जो भी स्थल रूप हमें दिखाई देते हैं उनको स्थलाकृतियां कहते हैं। तो नदी घाटी क्षेत्र में हमने उत्तर भारत का मैदान किया, जैसे हमने पर्वतीय क्षेत्र किया भारत का, तो उसमें नदी हमने इन मैदानों का, इन क्षेत्रों का स्थलाकृतियों का जिक्र भी किया था जैसे। तो अब हम करेंगे नदी घाटी मैदान में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जब नदी घाटी में प्रवेश करती है, जब नदी अपनी युवावस्था में जाती है, जैसे आपको पता होगा कि नदी की जो 3 स्टेज होती हैं, जो उसकी बाल्यावस्था कहें कि शुरुआत की जो स्टेज है वो, फिर युवावस्था, बीच की स्टेज, और तीसरी जो अवस्था वृद्धावस्था। तो बीच में जो स्टेज है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। युवावस्था में नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। जब नदी पर्वत से नीचे उतरती है तो वो क्या क्या स्थलाकृतियां बनाती है। तो सबसे पहले जो स्थलाकृति बनाती है वो बनाती है जलोढ़ पंख, जिसको एलुवियल फैन भी कहा जाता है। जलोढ़ पंख नदी बनाती है। अब आप समझने का प्रयास करिए कि क्या होते हैं जलोढ़ पंख। जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उनके वेग में कमी आ जाती है। अब अगर चट्टान से या पहाड़ से नीचे नदी उतर के आएगी मैदान में तो क्या होगा, उसकी गति में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे अगर आप ऊंचाई से पानी गिराते हैं तो उसका वेग क्या, उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा। और अगर आप मैदानी क्षेत्र में पानी को देखते हैं, नदी के पानी को देखते हैं, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। इस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार पर अर्धवृत्ताकार रूप में फैल जाते हैं। और जो भी टुकड़े, जो भी मटेरियल नदी पहाड़ से या पर्वत से तोड़कर जो लाती है उनको क्या करती है, बड़े टुकड़ों को पर्वतीय ढाल के आधार पर अर्धवृत्ताकार, आधे वर्त के रूप में, यानी कि इस प्रकार से जमा करना शुरू कर देती है, और जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जब नदी अधिक ऊंचे ढाल से नीचे आती है तो उसे जलोढ़ पंख का ऊंचे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं, जिसको एलुवियल कोन कहते हैं। अगर आप डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपका जो पर्वत है उससे जब नदी नीचे उतरती है तो इस प्रकार से मोटे जो पत्थर कंकड़ उनका डिपोजिशन करना शुरू कर देते हैं, उसका जमाव शुरू कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। और अगर यही बिल्कुल खड़े ढाल वाला इस प्रकार से बने तो उसको क्या कहेंगे, उसी को हम जलोढ़ शंकु कहेंगे, जलोढ़ एलुवियल कोन कहेंगे। तो ये स्थलाकृति बनाती है नदी। सबसे पहले तो मैदान में प्रवेश करती है नदी, घाटी मैदान में प्रवेश करती है। तो दूसरा है बाढ़ का मैदान। पहले आप ये देख लें, डेल्टा लास्ट में बनाते हैं बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान भी नदी की निक्षेपण क्रिया से बनता है। निक्षेपण क्या होता है, जमाव की जो क्रिया होती है, नदी की जो जमा करना शुरू करती है मटेरियल को, उससे बनता है। प्रत्येक नदी घाटी के दोनों ओर किनारे होते हैं जिसके बीच से नदी प्रवाहित होती है। अब नदी अगर कहीं से बहती है तो आपने देखा होगा कि उसके दोनों ओर क्या है, किनारे, जैसे ये इस प्रकार से किनारे उसके पाए जाते हैं, और जिनके बीच से नदी प्रवाहित होती है। जब नदी अपने किनारों को पार करती है तो यानी कि बाढ़ के समय, अब नदी का जो पानी है वो तो बीच में बह रहा है, लेकिन बाढ़ के समय क्या होगा, जो पानी है वो किनारों से बाहर भी जाएगा। तो बाढ़ के समय तो उसका जल फैलकर दूर दूर बहने लगता है, जिससे बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। अब जैसे नदी यहाँ से बह रही है, अगर फ्लो उसका पानी का बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में भी नदी बहना शुरू कर देगी, उसका पानी फैल जाएगा। जैसे आपने बाढ़ के समय में देखा होगा, जैसे बिहार में बहुत ज्यादा भारत में बाढ़ आते हैं तो वो पानी जो है वो फैल जाता है बड़े क्षेत्र में, और उस पानी में जो भी मटेरियल होता है वो पूरी तरह से उस क्षेत्र में फैल जाता है, तो जिससे क्या बनता है, बाढ़ का मैदान बनता है। और एक और प्रमुख स्थलाकृति जो नदी बनाती है समुद्र में गिरने से पहले और लास्ट में जब ये खत्म होने जाती है, समुद्र में विलीन होने जब जाती है, तो डेल्टा। जब नदी सागर में गिरती है तो उसके वेग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। वेग में कमी के कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है। निक्षेपण मैंने फिर से आपको बता देती हूँ, जमाव होना शुरू हो जाता है, जिससे एक विशेष प्रकार का स्थल रूप बनता है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहा जाता है। अब एक बार फिर से आप देखें, नदी इस प्रकार से जैसे जाती है तो उसकी जैसे कई सारी सहायक नदियां, धाराएं भी होती हैं। और ये जो समुद्र का भाग, उसमें जब नदी जाती है तो क्या करती है, अपने साथ जो भी अवसाद लाती है, जो भी मटेरियल लाती है, उसको जमा कर देती है, जिससे क्या बनता है, डेल्टा। और इस प्रकार का उदाहरण आप भारत में तो बहुत सारे देख सकते हैं। पूर्व तट की नदियां, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पूर्व तट की जो नदियां हमारी
महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, वो सारी क्या बनाते हैं, डेल्टा। और सबसे बड़ा जो डेल्टा भारत की नदी है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं, तो वो इसी प्रकार की स्थलाकृति भारत की है। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है, यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरवन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में कौन कौन सी स्थलाकृतियां आएंगी। इस प्रश्न को समझने से पहले आपका जो पीछे के जो लेक्चर हमने करे वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे। यदि बद्रीनाथ से, अब बद्रीनाथ आप याद करें तो हमने बद्रीनाथ करा था, जो उत्तराखंड जो हिमाचल हिमालय था उसमें मैंने आपको बद्रीनाथ बता दिया था। और सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे, गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, और ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर हमें बद्रीनाथ से सुंदरवन डेल्टा तक जाना है तो हम कौन से रास्ते, हम जिस रास्ते से जाएंगे वहां क्या क्या स्थलाकृतियां आएंगी। तो इस प्रश्न को समझने के लिए देख लें कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित एक बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह उत्तरांचल और हिमाचल हिमालय पर स्थित है। अगर आप हिमाचल हिमालय का जो लेक्चर सेकंड हमने किया था उसमें मैंने बताया था हिमाचल हिमालय और उत्तरांचल हिमालय जो है उसमें मैंने आपको बद्रीनाथ बता दिया था। और सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। बद्रीनाथ गंगोत्री हिमानी से कुछ दूरी पर स्थित है। गंगा नदी कहां से निकलती है, जैसे आपको पता है गंगोत्री हिमानी से उत्तराखंड से निकलती है, और बद्रीनाथ इससे कुछ ही दूरी पर स्थित है। गंगा नदी बद्रीनाथ से डेल्टा तक अनेक स्थलाकृतियां बनाती हुई चलती है। अगर आपको मैप में एक बार मैं दिखाऊं तो हम कहां से कहां तक जाएंगे। ये आपका जो उत्तराखंड है, यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, बद्रीनाथ भी यहीं इसके गंगोत्री ग्लेशियर के पास है। तो पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जब हम जाते हैं तो यहाँ सुंदरवन का डेल्टा, यानी कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है। अगर सीधा प्रश्न को हम कर लें तो किस प्रकार से बनेगा कि गंगा नदी उत्तर भारत के मैदान में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है। तो देखें इसमें बद्रीनाथ पहली जो स्थलाकृति वो बनाएगी वो कौन सी बनाएगी, वी आकार की घाटी ये बनाएगी। वी आकार की घाटी कहती है जब नदी अपनी तली को काटना शुरू करती है तो उसे गहरा करती है, जिसके कारण नदी घाटी की गहराई बढ़ती जाती है, जिससे घाटी का आकार वी अक्षर जैसा हो जाता है। इसे वी आकार की घाटी कहा जाता है। अब एक बार अगर आप देखें तो नदी जब बहती है, इस प्रकार से नदी अपने रास्ते में चलती है तो वो दोनों ओर से क्या करती है, कटाव शुरू कर देती है। क्या करती है, कटाव शुरू कर देती है। और इससे जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, वी अक्षर जैसी, अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर जैसी आकृति बनेगी, जिसके कारण इसको वी आकार की घाटी कहा जाता है। गोर्ज, संकरी और अत्यधिक गहरी वी आकार की घाटी को गोर्ज कहा जाता है। अब यही घाटी अगर और भी ज्यादा क्या हो जाए, जैसे एक तो इस प्रकार की घाटी आप देखते हैं ये है, और एक इससे भी ज्यादा ये गहरी हो जाए और संकरी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, गोर्ज कहेंगे। और अगला भी इसी से रिलेटेड है, कैनियन। जब गोर्ज और भी गहरा हो जाता है तो उसे कैनियन कहते हैं। यह आकार में विशाल परंतु अधिक संकरा होता है। अब ये जो साइज है इसका, इसकी गहराई अगर आप देखोगे तो वो तो क्या हो जाएगी, ज्यादा, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो भी आकार की घाटी की तुलना में क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैनियन। अगली जो आकृति बनाएगी वो बनाएगी जलप्रपात, वाटरफॉल बनाती है। जब किसी स्थान पर नदी अधिक ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनाएगी, जलप्रपात। अगर हम फिर से आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जैसे हिमालय पर्वत हमारा है तो इससे जब नीचे उत्तर प्रदेश में नदी प्रवेश करेगी तो क्या करेगी, ऊंचाई से तो नीचे गिरेगी, तो जिससे क्या बनेंगे, गोर्ज बनेंगे, जलप्रपात बनेंगे। और अगला है जलगर्ती का, पोर्ट होल्स भी जिनको कहा जाता है। नदी की तली में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हैं। पोर्ट होल्स में क्या करते हैं, नदी में बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो तेजी से घूमने लगते हैं, जैसे वो चक्कर लगाते हैं। और छोटे छोटे गर्तों का, गर्त गड्ढे जिसको हम कहते हैं, गर्तों का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है जिससे जल गर्तिका बनती है। अब जैसे नदी के अंदर जब पानी जाता है तो उसमें जो पत्थर होंगे वो किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से भंवर बनाते हुए चलते हैं। पत्थर क्या बनाएंगे, भंवर जिसको हम कह सकते हैं। ये एक प्रकार से ड्रिल मशीन का काम, जैसे ड्रिल मशीन आपने देखी होगी, जैसे गड्ढे करने के लिए प्रयोग किया जाता है ड्रिल मशीन को, उसी प्रकार से क्या करते हैं पत्थर, ये भी इसी प्रकार का काम करती है। जो नदी है उसके धरातल में क्या करेंगे, गड्ढे, गर्त बनाना शुरू कर देंगे। और जब ये गर्त बड़े हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, जल गर्तिका इनको कहा जाता है। तो ये जो प्रमुख स्थलाकृतियां थी, इसके अलावा और भी स्थलाकृति जैसे नदी बनाती है, लेकिन हमने आपको प्रमुख स्थलाकृतियां बता दी हैं कि बद्रीनाथ से जब हम आगे जाएंगे तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनेंगी। अब इसके अलावा जैसे पिछले अभी हमने जो एक क्वेश्चन करा उसमें मैंने आपको बताया ये तो बनाती है। इसके अलावा जैसे नदी जलोढ़ पंख बनाती है, जलोढ़ शंकु बनाती है,
बाढ़ का मैदान जैसे बन जाएगा, विसर्प जैसे एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था, विसर्प जैसे सांप की तरह नदी जब चलना शुरू कर देती है तो उसको क्या कहते हैं, विसर्प बनाती है। और लास्ट में डेल्टा सुंदरवन का नदी बनाती है। तो ये प्रमुख स्थलाकृतियां गंगा नदी बनाती हुई चलती है। 5 यहाँ पे हैं, 3 अगले पिछले ही टॉपिक में जैसे हमने कर लिए हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आज आपका जो लेसन जो सेकेंड था भारत के भूगोल का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और आपको जितना भी काम हमने करवाया है हर एक लेक्चर में, 7 लेक्चर जैसे हमारे इस चैप्टर के बने हैं, और जो भी मैप वर्क मैंने आपको दिया उस सबको आप नोटबुक में उतारेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। कल हम जो लेक्चर करेंगे वो हमारे जो भूगोल आपकी जो 2 पार्ट हैं भूगोल में, 11वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक है उसके आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम कल शुरू करेंगे, ये आपके सेकंड पार्ट के 2 लेसन थे, लेकिन कल हम करेंगे आपका जो फर्स्ट पार्ट जो है भूगोल एक विषय के रूप में उसको शुरू करेंगे। जितना भी आज हमने कहा उसको अच्छे से नोट में उतारे, उसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।